हेलो फ्रेंड्स। पिछले कुछ समय से जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच एक टसल यानी संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। इसी संदर्भ में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि हाउ द जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड। सो इसी से संबंधित हमारा आज का वीडियो है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे हमें इस बात पर ध्यान देना भी आवश्यक है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट के द्वारा कलीजियम सिस्टम को इवॉल्व किया है। फिर सरकार ने कलीजियम सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। फिर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी लाया गया। फिर 2015 में हम ये देखते हैं कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और आज क्या स्थिति है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे कृपया आप शुरू से आखिर तक देखें तो आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी। आइए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में, 124 और 217 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर प्रावधान है, जिसका सारांश इस प्रकार है। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कैसे? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन with such judges of the Supreme Court and High Courts as he deems necessary। संविधान ये कहता है कि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे और अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में वो कंसल्टेशन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से और अन्य हाई कोर्ट के जजेस से, अगर वो जैसा कि वो ज़रूरी समझते हैं। Other judges are appointed by the President after consultation with the Chief Justice and such other judges of the Supreme Court and High Courts as he deems necessary। यानी अगर चीफ जस्टिस के अलावा अन्य जजों की नियुक्ति करनी होती है तो वैसे में राष्ट्रपति निश्चित तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, जैसा कि वो आवश्यक समझें, उनके कंसल्टेशन से नियुक्ति की जाएगी। द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन द चीफ जस्टिस। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट नहीं है तो वैसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कंसल्टेशन करना राष्ट्रपति के लिए क्या है, मैंडेटरी है। आइए, अब ये जो शब्द है कंसल्टेशन, इसका जो मीनिंग है, इसके जो माने हैं, वो समय के साथ बदलते रहते हैं और इसे हम प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन को चार जजेस के मामले में समझने की कोशिश करेंगे। पहला है फर्स्ट जजेस केस 1982, सेकंड जजेस केस 1993 जब कलीजियम सिस्टम इवॉल्व होता है, और थर्ड जजेस केस 1998 जबकि कलीजियम सिस्टम रिजिड हो जाता है। फोर्थ जजेस केस में हम ये देखेंगे कि एनजेएसी को रिपील कर दिया गया था। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जजेस केस 1982 में किसी मामले में आया था जहां पे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस एंड इट ओनली इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यू। यानी कि जजेस के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। कंकरेंस का मतलब है सहमति। सहमति का मतलब ये हुआ कि दोनों की एक ही व्यू हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन कंसल्टेशन का प्रोसेस होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस यानी सहमति नहीं है। दोनों यानी राष्ट्रपति यानी सरकार के और जो जजेस हैं उन सभी के व्यू एक ही हो, ये आवश्यक नहीं है। इसका मतलब सिर्फ क्या है, दोनों के बीच एक्सचेंज ऑफ व्यूज, जो विचारों का आदान प्रदान, ये 1982 का मामला है। फिर एक अन्य मामले में
1983 में ये सेकंड जजेस केस है। ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 1982 के अपने फैसले को पलट दिया। The court held that advice tendered by the Chief Justice of India is binding on the President in the matters of appointment of the judges of the Supreme Court. Binding on the President का मतलब क्या हुआ कि जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है अब वो कंकरेंस हो गया, यानी अगर सरकार चाहें या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहें तो अपनी मर्जी से किसी को जज अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक कि उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति ना हो। साथ में ये भी कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुड टेंडर हिज एडवाइस ऑन द मैटर आफ्टर कंसल्टिंग टू ऑफ हिज सीनियर मोस्ट कलीग, यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो अपना सुझाव देने के पहले अपने दो सीनियर मोस्ट कलीग्स के साथ क्या है इस मामले पर चर्चा करेंगे और उनकी सहमति के बाद ही वो राष्ट्रपति के पास अपना ओपिनियन भेजेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं, चूंकि ये कलीग्स से सहमति होती है, यहीं से सिस्टम डेराइव हुआ कलीजियम सिस्टम, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई प्लस टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से 1993 में कलीजियम सिस्टम की शुरुआत होती है जो कि आगे जाके फर्दर इवॉल्व होती है। 1998 में थर्ड जजेस केस में कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अकेले का ओपिनियन मैटर नहीं करना चाहिए, बल्कि ये क्या है कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी ऑफ द जजेस। अब यहाँ पे फिर से एक बदलाव किया गया कलीजियम सिस्टम के अंदर। द कोर्ट ओपाइंड दैट, यानी इस निर्णय में कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया, द प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर्स कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी ऑफ द जजेस। The sole opinion of CJI does not constitute the consultation process, यानी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले किसी जज के नाम का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो वैसे में ये राष्ट्रपति उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो क्या हुआ इसमें, CJI शुड कंसल्ट अ कलीजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कलीजियम का विस्तार किया गया, एक्सपेंशन किया गया। अब यहाँ पे 1+4 का कलीजियम सिस्टम बन गया और ये कहा गया कि जो 4 में से मेजॉरिटी जजेस हैं उनका जो विचार होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए, तो ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वैसे नामों को रिकमेंड करेंगे। एंड इवन इफ 2 जजेस गिव एन एडवर्स ओपिनियन, यानी अगर 4 में से 2 जजेस ने अपना निर्णय अलग दिया, एडवर्स ओपिनियन दिया, ही शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। यानी अगर 2:2 पे कोई मामला अटक जाता है, कोई रिकमेंडेशन अटक जाता है या एडवर्स ओपिनियन है, तो वैसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वैसे नामों को रिकमेंड नहीं करेंगे। कम से कम 3 जजेस कंकरेंट होने चाहिए, सबकी सहमति होनी चाहिए, तो ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना ओपिनियन प्रेसिडेंट को टेंडर कर सकते हैं। द सोल ओपिनियन ऑफ सीजेआई इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो हमने ये समझा कि 1993 से कलीजियम सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। 1998 में कलीजियम सिस्टम को स्ट्रेंथन किया गया और इसमें प्लूरलिटी का एक कॉन्सेप्ट आया, जहाँ पे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले निर्णय लेने की बजाय अपने जो कलीग्स हैं उनमें जो प्लूरलिटी डिसीजन है उनको ही रेकमेंड कर सकेंगे। अब ये जो सिस्टम है ये एक जुडिशियल इनोवेशन है और सरकार ये चाहती थी कि गवर्नमेंट और जो कोर्ट है उनके बीच एक तरीके का उनके बीच एक तरीके की सहमति होनी चाहिए और गवर्नमेंट का भी कुछ रोल होना चाहिए कलीजियम के अंदर या जजेस के अपॉइंटमेंट में जिस तरीके से सिलेक्शन होता है। यहाँ पे दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, एक है अपॉइंटमेंट और एक है सिलेक्शन। तो अपॉइंटमेंट काम तो राष्ट्रपति ही कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, लेकिन जो सिलेक्शन का काम है वो एक्सक्लूसिवली जुडिशरी के पास है और इसमें एग्जीक्यूटिव के का किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं था, सरकार का किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं था। इसी बीच
कलीजियम सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पे सवाल खड़े किए जा रहे थे, इसीलिए सरकार ने 2014 में संविधान संशोधन किया और उसने एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करने की कोशिश की सरकार ने, ताकि गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों के लगभग बराबर स्टेक हों जजेस के अपॉइंटमेंट में। तो 99 अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया, संविधान के अनुच्छेद 124 में बदलाव किया गया और इसमें आर्टिकल 124 के अंदर 124A इंसर्ट किया गया और इसके द्वारा इट क्रिएटेड एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एग्जिस्टिंग कलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने वाला था, हटाने वाला था। यानी अगर इस कानून की बात करें तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 के द्वारा सरकार ने एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का गठन किया, जो कि ओल्ड कलीजियम सिस्टम को रिप्लेस कर देता और इनके द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाना था। 124B में इन्होंने कहा कि इट कन्फर्ड एनजेएसी विद द पावर टू मेक अपॉइंटमेंट्स टू कोर्ट्स। 124C भी इसी अमेंडमेंट से लाया गया, अकॉर्डेड अथॉरिटी टू पार्लियामेंट टू मेक लॉज रेगुलेटिंग द मैनर ऑफ द एनजेएसीज फंक्शनिंग। पार्लियामेंट को 124C के तहत एम्पावर किया गया कि वो कानून बनाए जिसके द्वारा एनजेएसी के फंक्शनिंग को रेगुलेट किया जा सके। एनजेएसी एक्ट 2014 ये कहता है, एज पर एनजेएसी एक्ट 2014 द CJI and Chief Justices of High Courts were to be recommended by the NJC on seniority basis। यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्लियर कर दिया गया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC सीनियरिटी के बेसिस पर ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन करेगा, जबकि हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट का भी रिकमेंडेशन सीनियरिटी के बेसिस पर किया जाएगा। While appointing the judges of the Supreme Court and High Courts, the NJAC has to make recommendations on the basis of ability, merit, and other criteria specified in the legislation। यहाँ पे ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर जजेस के अपॉइंटमेंट में एनजेएसी जिन आधारों पर नाम का रिकमेंडेशन करेंगी वो आधार होंगे एबिलिटी यानी क्षमता, मेरिट और अन्य क्राइटेरिया जिसको इस कानून के तहत लाया गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स के अंदर, जबकि जो दूसरे अन्य जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए या हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए, वहाँ पे एनजेएसी रिकमेंडेशन का जो आधार रहेगा वो एबिलिटी, मेरिट एंड अदर क्राइटेरियाज। देन है एनजेएसी एक्ट एम्पावर्ड 2 members of the NJAC to veto a recommendation if they did not agree with it। यहाँ पे ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये इसी कानून के तहत ये कहा गया कि अभी आगे हम लोग देखेंगे कि एनजेएसी के अंदर टोटल 6 मेंबर हैं, 3+3, 3 जुडिशरी से हैं और 3 गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे। तो इसमें ये कहा गया कि अगर इन 6 में से अगर 2 सदस्य भी किसी नाम पर असहमत हैं तो उनका रिकमेंडेशन नहीं किया गया। यानी उन 2 लोग अगर वीटो करते हैं, किसी नाम पे अपनी असहमति जताते हैं, तो वैसे नामों को रेकमेंड नहीं किया जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास अपॉइंटमेंट के लिए। ये हमने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग कि एनजेएसी का जो गठन था वो किस तरीके से था। एनजेएसी के जो चेयरपर्सन होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, एक मेंबर भी हैं और वो उसके चेयरपर्सन भी होंगे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज दी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। यानी जैसे कि कलीजियम 1993 में था उसी तरीके से यहाँ पे जुडिशरी के 3 लोग आपको दिख रहे हैं कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये दोनों क्या हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर है, यानी बाय वर्च्यू ऑफ दैट पोस्ट जो भी उस पद पर होगा या जो इस स्थिति में होगा वो स्वतः एनजेएसी के मेंबर होंगे। चौथे मेंबर के तौर पर
यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। बाकी जो दो अन्य सदस्य होंगे उनको एक अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। टू एमिनेंट पर्सन फ्रॉम द सिविल सोसाइटी टू बी नॉमिनेटेड बाय अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। यानी दो जो अन्य सदस्य होंगे उनको एक कमेटी के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा और उस कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, भारत के प्रधानमंत्री होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे। इनमें से दो सदस्यों में से एक सदस्य, वन ऑफ द एमिनेंट पर्सन टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी और वुमेन, ताकि जो वीकर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन जजेस के अपॉइंटमेंट में सुनिश्चित करने के लिए कमेटी के अंदर एक जो मेंबर हैं वो एससी से होंगे, एसटी से होंगे या ओबीसी कम्युनिटी से होंगे या माइनॉरिटी से होंगे या वुमेन से होंगे। इस तरीके से हमने देखा कि एनजेएसी ये प्रयास कर रहा है कि गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों का इक्वल स्टेक हो। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, इस तरीके से दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि एक 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 रैशनल बेसिस पे जो रिकमेंडेशंस हैं वो किए जाएं। फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया और उसका नाम है 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन स्कोरा। इस मामले में चैलेंज किया गया वैलिडिटी ऑफ दी बोथ 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड एनजेएसी। इन दोनों जो सरकार ने 2014 में दो अमेंडमेंट किए थे, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एनजेएसी, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन ऑन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के द्वारा। इन्होंने ऐसा कहा, इट टुक अवे, यानी ये जो अमेंडमेंट है इन्होंने छीन लिया, टुक अवे द प्राइमेसी ऑफ द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द सीजेआई एंड टू सीनियर मोस्ट judges of the Supreme Court as their collective recommendations could be vetoed or suspended by the majority non-judges members। यहाँ पे ये कहा गया कि जजेस के अपॉइंटमेंट में जो कलेक्टिव ओपिनियन है जुडिशरी का, जो कि रिफ्लेक्ट होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दो सीनियर मोस्ट जजेस, इनके कलेक्टिव ओपिनियन के खिलाफ जो दो नॉन मेंबर हैं वो वीटो कर सकते हैं, या 3 जो अन्य मेंबर हैं जो कि नॉन जुडिशरी के हैं वो अगर चाहें तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस को स्टॉल कर सकते हैं अपने असहमति के द्वारा। और कहा गया कि ये जुडिशरी के जो इंडिपेंडेंस है उसको अंडरमाइन करता है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की दखलंदाजी बढ़ जाएगी और इस बेसिस पर इसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को 5 जजेस की बेंच ने 4:1 से निर्णय लिया और ये कहा कि एनजेएसी क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। इट वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को इस जजमेंट के द्वारा जो एनजेएसी का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो उसका गठन किया गया था, उसको नलीफाई कर दिया गया। अब सवाल ये है कि कलीजियम सिस्टम में रिफॉर्म का जो प्रयास था सरकार के द्वारा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो आगे क्या तरीका है, किस तरीके से जुडिशियल जो कलीजियम के निर्णय को और बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता था, उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में सुधार करने की बात कही गई। पहले हम ये समझते हैं कि होता क्या है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। एमओपी इज द प्लेबुक agreed upon by the government and the judiciary on the appointment of judges। सरकार और जुडिशरी के द्वारा एक ये रूल बुक है जिसको कि दोनों फॉलो करेंगे और दोनों की सहमति से जो जुडिशरी में जजेस के अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। ये इसका जो जो रूल बुक है उसी को हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर।
It is a crucial document because the collegium system appointing of judges is a judicial innovation. हमने देखा कि जो collegium system है उसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। ये जुडिशियल इनोवेशन यानी जुडिशरी के प्रोनाउंसमेंट से आया है। थर्ड, सेकंड एंड थर्ड जजेस केस, दैट इज not mandated through the legislation or the text of the parliament, text of the constitution, यानी संविधान के अंदर इसका कहीं उल्लेख नहीं है और ना ही पार्लियामेंट ने अपने लेजिस्लेशन से इसमें कोई सुधार किया था। और इसीलिए जो कोर्ट है वो ये कहती है कि इसमें हमें सुधार करना चाहिए। एमओपी 1947 से ही स्टार्ट हो चुका था। 1999 में थर्ड जजेस केस के बाद इसमें सुधार किया गया था। आफ्टर डिक्लेयरिंग द एनजेएसी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, the Supreme Court told the government to come up with a new MOP in order to make the collegium proceedings transparent. जब सुप्रीम कोर्ट ने कलीजियम सिस्टम को एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद उन्होंने सरकार से ये कहा कि आप नए एमओपी पर काम करें और उसमें जो कलीजियम सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी के सुधार के बारे में आप अपनी राय व्यक्त करें। बाद में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कुछ बातचीत चलती है, निगोसिएशंस होते हैं। ज़्यादातर मामलों में दोनों के बीच सहमति हो गई कुछ मुद्दों को छोड़कर। विद द गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू टू डिसएग्री ऑन फ्यू क्लॉजेस, कुछ मुद्दे हैं जिन पर दोनों में असहमति है। Rest of the MOP is generally agreed upon by both sides. In 2017, the MOP was finalized. 2017 में इस तरीके से मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को फाइनलाइज कर लिया गया था, बट इट वाज नॉट अडॉप्टेड, लेकिन इसको अभी स्वीकार नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया है कि इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको वो रिकंसीडर कर रहे हैं। दोस्तों, तो ये है जजेस के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो हमने अभी समझा। इसमें हमने ये समझा कि अभी भी जो सिस्टम है वो कलीजियम सिस्टम प्रिवेल कर रहा है। कलीजियम सिस्टम के ऊपर जो विवाद है वो गहराते जा रहे हैं। अभी इसमें देखना ये है कि कोर्ट की तरफ से और सरकार की तरफ से क्या पहल लिए जाते हैं। फिलहाल जो स्थिति है उस स्थिति में जो कलीजियम सिस्टम है वो अभी जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए प्रिवेल करता है और एनजेएसी अभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके कोई सवाल हो तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।